हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी कक्षा 11 के चैप्टर 16 के पार्ट सेकंड में डाइजेशन प्रोसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से ह्यूमन बींग्स में होती है। तो बेटा मैं समराइज करके सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि किस तरह से एनसीईआरटी की बुक के अनुसार भोजन का पाचन का डिस्क्रिप्शन आपको करना है। भोजन का पाचन, माउथ पार्ट से भोजन का पाचन शुरू होता है यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा। भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है और लार का मिलना मुख गुहा में होता है, जिससे एक संरचना बनती है लुगदी जैसी। इसे कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं इसको? बोलस का फॉर्मेशन होता है, लुगदी जैसी संरचना में भोजन बन जाता है, जिससे कि ग्रसनी और ग्रसिका से होता हुआ आगे आसानी से पहुंच सके। मुख गुहा में भोजन लार के साथ मिलकर के बोलस का निर्माण करता है। ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका, जो आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है, ग्रसिका नलिका नुमा संरचना ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका से आमाशय में भोजन जब पहुंचता है तो वहां पर एक रचना होती है जठर ग्रसिका अवरोधनी। जठर ग्रसिका अवरोधनी गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर के द्वारा नियंत्रण होता है। आमाशय की म्यूकोसा लेयर, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 4 लेयर्स बताई थी। म्यूकोसा लेयर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। म्यूकोसा लेयर में क्या कार्य करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। फिर ये एक साथ लिखा हुआ है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। पैराइटल या ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो कि HCl और नेस फैक्टर का सिक्रेशन करती है। नेस फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। बेटा नेस फैक्टर HCl के बारे में आपको पता है कि आमाशय में भोजन अम्लीय स्थिति में आ जाता है। भोजन अम्लीय कंडीशन में आ जाता है आमाशय में। अब देखिए, नेस कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। भोजन में जठर रस मिल जाता है, तो भोजन जो जठर रस में मिली हुई अवस्था है, इसे हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं इसको? काइम। गैस्ट्रिक जूस भोजन में मिल चुके हैं और इसे काइम नाम दिया जाता है। अब बेटा जैसे ही आमाशय में भोजन काइम के रूप में आ जाता है, तो ये आगे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। छोटी आंत के ग्रहणी वाले रीजन में एंटर करता है। छोटी आंत के ग्रहणी वाले रीजन में एंटर करता है। यहाँ पेशी स्तर में गतियां होती हैं। पेशी स्तर में गतियों से पाचन और सरल हो जाता है। पाचन और सरल हो जाता है। यहाँ पित्तरस, अग्न्याशयी रस, आंत्र रस भोजन में छोड़े जाते हैं। बेटा छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। आपको पता है कि छोटी आंत में बाइल जूस भी मिलते हैं। पिछली बार मैंने वीडियो में आपको सारी संरचनाएं क्लियर करी है, आप वो देखोगे तो आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पित्तरस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस छोड़े जाते हैं। ये सिक्रेशंस यकृत अग्न्याशय नलिका द्वारा आते हैं। यकृत अग्न्याशय नलिका के द्वारा इसमें शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिए बेटा कि निष्क्रिय जो एंजाइम्स होते हैं, इन्हें सक्रिय अवस्था में लाया जाता है। जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में बदलता है। ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में बदलता है। इस तरह से ये जो नोजन शब्द लिखा हुआ है, ये होता है निष्क्रिय अवस्था का, और यह सक्रिय अवस्था में आते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में, पित्त कहाँ से आ रहा है? पित्त यानी लीवर से कनेक्टिविटी। पित्त में पित्त वर्णक पाए जाते हैं। इनका नाम पूछा जाता है कई बार। ये पित्त वर्णक कौन से हैं? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। पित्त लवण होते हैं, कोलेस्ट्रोल
और फास्फोलिपिड्स होते हैं। किसमें? पित्त में, जो ग्रहणी में एंटर कर रहा है। ग्रहणी जो छोटी आंत का फर्स्ट भाग है, यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है। तो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत। इस तरह से ये पार्ट्स आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर दिया है और वहां आप याद करते जाइए कि आगे किस तरह से भोजन बढ़ता है, कैसे पित्त लवण उसमें मिलते हैं। पित्त वसा का इमल्सीकरण करते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन होता है पित्त के द्वारा। वसा का फैट जो होता है उसका इमल्सिफिकेशन होता है और लाइपेज को सक्रिय किया जाता है। लाइपेज जो वसा को तोड़ता है, किसमें तोड़ता है भाई? ये होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में तोड़ता है। वसा का पाचन होता है लाइपेज के द्वारा, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें आंत्र की, कई एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि हमने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। कई एंजाइम्स होते हैं म्यूकस और अग्न्याशय में बाइकार्बोनेट, दोनों जब मिलते हैं म्यूकस के द्वारा भी, और ये बाइकार्बोनेट साल्ट्स होते हैं, इनसे क्या होता है बेटा? आंत्र के म्यूकोसा को HCl के दुष्प्रभाव से बचाते हैं, क्योंकि HCl ये डाइजेशन कर सकता है। तो ये जो म्यूकोसा इस तरफ होता है और ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये इस दुष्प्रभाव से बचाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग का नियंत्रण तंत्रिका और हार्मोन्स के माध्यम से होता है। आहार नाल में ग्रंथियां तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके सामने कोई एक्टिविटी होती है तो ये तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होती है ग्रंथियां और सिक्रेशंस डालती है। जैसे भोजन को देखते ही मुंह में लार आना। पेशियों की सक्रियता स्थानीय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। अब ये तो हमने समराइज करके पढ़ा है बेटा। अब आपको पाचन का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझना है और इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी पाचन की क्रिया विधि। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। फर्स्ट स्टेप भोजन ग्रहण करना, क्योंकि भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं होगा तो भोजन का पाचन कैसे होगा? इंजेक्शन ऑफ फूड, मुख गुहा में भोजन को ग्रहण किया जाता है। भोजन को निगलना, डिग्लूशन, ये जो है भोजन को निगलना फेरिंग्स के द्वारा होता है। आपको पता है कि गले में भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग दोनों होते हैं। यहाँ पर एक घाटी ढक्कन उपस्थित होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। याद आया होगा एपिग्लोटिस, जो कि आपको भोजन नलिका और श्वसन नलिका के मार्ग को अलग अलग रखता है। इसके बाद पाचन की क्रिया शुरू होती है आमाशय और छोटी आंत में। निगलने का कार्य किससे हुआ? ग्रसनी से और ग्रसिका में, और ग्रसिका से आगे कहाँ बढ़ गया भोजन? आमाशय में। आमाशय में भोजन आता है तो पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। छोटी आंत में बहुत अच्छे से पाचन की क्रिया होती है। अवशोषण मैक्सिमम छोटी आंत में होता है, एसिमिलेशन होता है, और इसके बाद बड़ी आंत में जल का अवशोषण अत्यधिक मात्रा में होता है। अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो कि गुदा द्वार से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस पाचन की क्रिया में आपको पढ़नी है। किस तरह से व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, ये न्यूक्लिक एसिड, इनका पाचन किस तरह से होता है, कैसे हमारे भोजन में ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करता है व्यक्ति। तो सबसे पहले बेटा देखिए, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिससे आपको पाचन की प्रोसेस काफी समझ में आएगी। भोजन का अंतर्ग्रहण,
और भोजन को अंतर्ग्रहण के बाद क्या किया जाता है, मैस्टिकेशन किया जाता है, चबाया जाता है। किससे चबाया जाता है भाई, दांतों से, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। फूड को चबाने के बाद मुख गुहा में लार बनती है और ये लार भोजन में मिलती है और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बोलस का। ये बोलस गले से निगला जाता है भोजन को, तो ग्रसनी के द्वारा ग्रसिका में ये नलिकानुमा संरचना होती है और यहाँ पर क्रमांकुचन की गतियां होती है, जिससे कि ये भोजन आगे आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में HCl की वजह से भोजन अम्लीय हो जाता है और ये अम्लीय माध्यम में आमाशय में भोजन होता है। इसका नाम है काइम। काइम कहते हैं बेटा, आपने एनसीईआरटी की बुक में नाम पढ़ा होगा काइम। तो ये हो जाता है आमाशय में भोजन काइम के रूप में। अब यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है और जब छोटी आंत के ग्रहणी वाले रीजन में पहुंचता है, फर्स्ट भाग ग्रहणी होता है, आपने पढ़ा है छोटी आंत के 3 भाग। आंत में जाने के बाद भोजन क्षारीय रूप में हो जाता है, इसे कहते हैं काइल। यहाँ पर इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं और ये भोजन आगे अवशोषित होने के बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद जल का अवशोषण, मैक्सिमम जल का अवशोषण यहाँ पर होता है और जल का अवशोषण होने के बाद जो मल त्याग की प्रक्रिया है वो वेस्ट मटेरियल के गुदा द्वार के द्वारा कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा इस तरह से आपको डाइजेशन की प्रोसेस अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है, लिख करके अच्छे से आना होता है आपको। हर एक क्लास में आपको डाइजेशन का प्रोसेस ध्यान रखना है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे हो, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अब प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, न्यूक्लिक एसिड्स का पाचन किस तरह से होता है, कैसे निष्क्रिय अवस्था सक्रिय अवस्था में आती है और किस तरह से आमाशयी रस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस भोजन में मिलते हैं, जिससे कि भोजन का पाचन अच्छे प्रकार से हो पाता है। सबसे पहले हम लेंगे प्रोटीन का पाचन किस तरह से होता है। आमाशय व आंत में शुरू होता है। किसमें शुरू होता है भाई, आमाशय और आंत में। क्या मिलता है भोजन में, गैस्ट्रिक, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस। क्या मिलता है भाई भोजन में, गैस्ट्रिक, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि आमाशयी रस, अग्न्याशयी रस और आंत्रस्राव, ये भोजन में मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोटीन के पाचन की। आमाशयी रस में जाइमोजन का सक्रियण कैसे होता है, यानी निष्क्रिय अवस्था में पेप्सिनोजन पड़ा हुआ है, निष्क्रिय अवस्था में प्रोरेनिन है, ये सक्रिय स्टेज में कैसे आएंगे। तो आपको पता है आमाशयी रस में HCl की प्रेजेंस होती है, pH 1.8 होता है। तो बेटा पेप्सिनोजन से ये पेप्सिन की फॉर्म में आ जाता है, यानी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन, यानी प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। चलिए आगे, प्रोरेनिन, ये भी इनएक्टिव कंडीशन है, निष्क्रिय अवस्था है और HCl की प्रेजेंस में ये भी प्रोरेनिन से रेनिन की फॉर्म में आ जाता है, इसको काइमोसिन भी कहते हैं। और इस तरह से एक्टिव रेनिन, एक्टिव कंडीशन में रेनिन क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसिन, यह रेनिन की प्रेजेंस में प्रोकैसिन में चेंज होता है और प्रोकैसिन कैल्शियम आयनों का उपयोग करते हुए कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज होता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या चीज है बेटा, आपने कई बार शिशु को, इन्फेंट होते हैं, ये दूध पीते हैं, ये बच्चे थोड़ी देर बाद वापस से इसको निकाल देते हैं, जो दही जैसी कंडीशन में फटे हुए दूध जैसी स्थिति में आता है, ये होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
समझ में आएगा। प्रोटीन का पाचन आमाशयी रस में जाइमोजन का सक्रियण किस तरह से होता है। जाइमोजन ये निष्क्रिय अवस्था होती है बेटा, ये सक्रिय पेप्सिनोजन से पेप्सिन का बनना, प्रोरेनिन से रेनिन का बनना, और ये प्रोटीन का पाचन करना, इस तरह से प्रोटीन का पाचन होता है। अब हम बात करें प्रोटीन के पाचन की ही, लेकिन प्रोटीन के पाचन में पैनक्रियाटिक रस यानी कि अग्न्याशय रस ये किस तरह से सक्रिय करता है और किसको सक्रिय करता है। ध्यान रखिए, जाइमोजन का सक्रियण पीएच यहाँ पर हो जाती है 7.8। पैनक्रियाटिक रस यानी अग्न्याशयी रस क्या करते हैं, अग्न्याशयी रस में क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन, ये सक्रिय अवस्था नहीं है ट्रिप्सिनोजन, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में बेटा सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये डाइजेशन करवाता है, ये पाचन की क्रिया में सहयोग करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन, ये जो ट्रिप्सिन बना है ये क्या करता है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। और ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रिप्सिन की ही मदद से प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में चेंज हो जाते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। समझ में आया होगा प्रोटीन का डाइजेशन, जो निष्क्रिय अवस्था है और सक्रिय अवस्था किस तरह से काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बना, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना, ये पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू होता है बेटा। इसके अंदर ये पाए जाते हैं और पीएच 7.8 होती है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, यानी कि आंत्र में जो रस होता है, स्राव होते हैं आंत्र के, ये आंत्र रस कहे जाते हैं। एक शब्द है सक्कस एंटेरिकस, कैसे बनाया, ध्यान से सुनना। आंत्र श्लेष्मा उपकला में, आंत्र श्लेष्मा उपकला में गॉबलेट सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, श्लेष्मा का सिक्रीशन करती है। म्यूकोसा की ब्रश बॉर्डर कोशिकाएं और गॉबलेट सेल्स, इनका स्राव सक्कस एंटेरिकस कहलाता है या आंत्र रस कहलाता है। सक्कस एंटेरिकस शब्द का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो बेटा एंटेरोकाइनेज जो होता है, इसमें प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। एंटेरोकाइनेज में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं, नॉन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं। लेकिन इरेप्सिन, इरेप्सिन होता है आंत्र रस में, इसमें एमिनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज होते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। इरेप्सिन क्या चीज है, इरेप्सिन है ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस। इस शब्द का मीनिंग आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इरेप्सिन क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस। इस तरह से आंत्र रस में एंटेरोकाइनेज नॉन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इरेप्सिन ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इन इंटेस्टाइनल जूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का तीनों ही अवस्थाओं में, जिसमें आमाशयी रस है, अग्न्याशयी रस है और आंत्र रस है, किस तरह से प्रोटीन का पाचन हो रहा है। सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन है क्या बेटा, प्रोटीन होता है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो प्रोटीन क्या है समझ में आया, पॉलीमर होता है एमिनो एसिड्स का और पेप्टाइड बॉन्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आमाशयी रस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस किस तरह से प्रोटीन का पाचन करवा रहे हैं। आमाशयी रस, आमाशयी रस से क्या निकलता है भाई, पेप्सिन, आपने अभी अभी पढ़ा है पेप्सिनोजन से पेप्सिन की फॉर्म में आता है आमाशयी रस में। यहाँ पीएच होती है कम, यानी अम्लीय माध्यम होता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है और क्या बनता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन रह जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद पेप्टोन्स और प्रोटीएज बनता है इसमें। अब पेप्टोन और प्रोटीओज तो समझ में आता है कि ये डाइजेस्ट होकर के अगली फॉर्म में आ गए, लेकिन कुछ मात्रा में ये प्रोटीन बचा हुआ है,
ये कुछ मात्रा में जो प्रोटीन बचा हुआ है ये आगे अग्न्याशयी रस इसमें मिलेंगे। पीएच कितनी होगी 7.8। ये जो प्रोटीन बचा हुआ है इसको पेप्टॉन्स में और प्रोटियोज में ये अग्न्याशयी रस चेंज कर देंगे। क्लियर है? अब जैसा कि हम जानते हैं आमाशयी रस से पेप्सिन मिला और पेप्टोन्स और प्रोटियोज बने हैं ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की उपस्थिति में डाइपेप्टाइड में चेंज हो जाएंगे और डाइपेप्टाइड से एमिनो एसिड के रूप में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि लास्ट जो स्टेज है एमिनो एसिड तक टूटना प्रोटीन्स का, ये प्रोटीन का पाचन कहलाता है। अब जो पेप्टोन्स और प्रोटियोज बचे हैं ये प्रोटीज आंत्र रस की मदद से, आंत्र रस की मदद से, और आंत्र रस कौन सा है? एमिनो पेप्टाइडेज। कौन सा है भाई? एमिनो पेप्टाइडेज। पीएच कितनी है 7.8 यानी कि क्षारीय माध्यम है। तो ये क्षारीय माध्यम में जो प्रोटियोज और पेप्टोन्स बचे हैं और डाइपेप्टाइड्स बचे हैं इनका दोनों का एमिनो पेप्टाइडेज की उपस्थिति में डाइपेप्टाइड बनता है और डाइपेप्टाइड बनने के बाद ये एमिनो एसिड्स के रूप में टूटते हैं। इस तरह से आमाशयी रस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय से लेकर के आंत्र तक चलते चलते एमिनो एसिड में टूट जाते हैं प्रोटीन्स और इस तरह से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है हम डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का किस तरह से पाचन होता है। स्टार्च यदि भोजन के रूप में लिया जाता है तो स्टार्च सबसे पहले की स्टार्च होता क्या है? पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर। सिंपल शुगर का पॉलीमर होता है स्टार्च। मुख गुहा और आंत्र में पाचन होता है बेटा। मुख गुहा और आंत्र में पाचन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बकल कैविटी या मुख गुहा की, यानी माउथ रीजन में किस तरह से पाचन होता है। मुख में लार होती है यानी सलाइवरी जूस होता है जिसकी पीएच होती है 6.8। ये हम पढ़ रहे हैं माउथ में यानी मुंह में। स्टार्च का 30% भाग सलाइवरी एमाइलेज जिसे हम कहते हैं टॉयलिन पीएच 6.8 के द्वारा ये स्टार्च माल्टोज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये होता है डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड के रूप में चेंज हो जाती है। किसके द्वारा? सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। अम्लीय माध्यम है यहाँ पे। इसके बाद अग्न्याशयी रस जहां पीएच हो जाती है 7.8, ध्यान रखिएगा क्षारीय अवस्था है। ये होता है आमाशय के बाद वाला रीजन, ग्रहणीय ड्यूडेनम इनको कहते हैं। इसमें 70% स्टार्च है वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा यानी अग्न्याशयी एमाइलेज के द्वारा, जिसे हम एमाइलोसिन भी कहते हैं, एमाइलोसिन कहते हैं। 7.8 पीएच होती है। यहाँ ये जो बचा हुआ 70% स्टार्च है ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि डाइसैकेराइड है। इस तरह से स्टार्च का पाचन मुख गुहा और आंत्र में होता है। अब स्टार्च का पाचन आंत्र रस में डाइसैकेराइड से आगे और किस प्रकार होता है। आंत्र रस में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन करते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। माल्टोज के फॉर्म में हमने देखा कि डाइसैकेराइड बन चुका है। माल्टोज का डाइजेशन होगा माल्टेज के द्वारा। ग्लूकोज की फॉर्म में ये मोनोसैकेराइड फॉर्म में आ जाएंगे। स्टार्च की लास्ट यूनिट मोनोसैकेराइड फॉर्म में आ गए। अब लैक्टोज का लैक्टेज के थ्रू, लैक्टेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज व गैलेक्टोज में पाचन होता है और मोनोसैकेराइड बनती है। सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है जो कि मोनोसैकेराइड है। इस तरह से स्टार्च का पाचन आंत्र रस में होता है। आंत्र रस में ये एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि
डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किस प्रकार होता है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इनका भी तो डाइजेशन होना है। ये होते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर। तो डीएनए और आरएनए किसमें पचित होंगे, पाचन के बाद न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स भी किसमें, नाइट्रोजन बेस और शुगर में कन्वर्ट होंगे, तब न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कहलाएगा। ये पाचन कहाँ होता है, ये ड्यूडेनम में होता है, यानी ग्रहणी में होता है, छोटी आंत में। अग्न्याशयी रस और आत्र रस इन अम्लों का डाइजेशन करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियस एंजाइम मिलता है और न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। समझ में आया? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाता है। अब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉस्फेट ऐसी कंडीशन है बेटा जो कि अवशोषित कर लिया जाता है। क्या बचा? न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ग्रुप हट चुका है, न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में नाइट्रोजन बेसिस और शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एब्जॉर्बेबल होती है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का पाचन होता है ग्रहणी में। अब हम स्टडी करेंगे आगे कि वसा का पाचन किस प्रकार होता है। फैट, ऑयली सब्सटेंस, जो कि सबको पसंद है, ऑयली सब्सटेंस, ये इसका पाचन किस प्रकार होता है। यह वसा जो होती है इसका कोई पॉलीमर नहीं है, यहाँ कोई पॉलीमर नहीं है। बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। बेटा ये लाइन आप बार बार पढ़ते हो, लेकिन आपको याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से कि बाइल जूस होते हैं ये फैट का यानी वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? ये है वसा, वसा की गोलिकाएं, और ये छोटे छोटे वसा के पार्टिकल्स में जिनको हम कहते हैं मिशेल, क्या कहते हैं, मिशेल के रूप में कन्वर्ट होते हैं, और इस तरह से छोटे छोटे कणों में वसा को तोड़ते हैं। लाइपेज को भी एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि लाइपेज ही एंजाइम है जो कि वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है, क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर के ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं, यानी फैट बनाते हैं, यानी लिपिड बनाते हैं। क्लियर है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे हो रहा है? यह है वसा की गोलिकाएं। बाइल जूस इसमें मिलते हैं, कौन कौन से? लेसिथिन और बाइल साल्ट यहाँ मिलते हैं, और ये छोटे छोटे वसा के पार्टिकल्स बना देते हैं जहां पर लाइपेज का सक्रियण होता है, और लाइपेज इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। इस तरह से वसा का पाचन आगे बढ़ता है। अब बेटा ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो बनते हैं, फैट जो होती है यहाँ पर पीएच होता है 7.8। अग्न्याशयी रस और आंत्र रस इसके पाचन में सहायक होते हैं, यानी फैट यानी ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि लिपिड्स। ये अग्न्याशयी लाइपेज की उपस्थिति में, अग्न्याशयी लाइपेज की उपस्थिति में डाइग्लिसराइड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें मिलता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, आंत्रीय लाइपेज। आंत्र का लाइपेज एंजाइम यहाँ मिलता है, तो मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स का पाचन होता है क्षारीय माध्यम में। कौन सा माध्यम है यहाँ? क्षारीय माध्यम। अब जो मिशेल निर्माण है किस तरह से हुआ और किस तरह से मिशेल निर्माण का एब्जॉर्प्शन हुआ, ध्यान से देखिए बेटा। आपने देखा मोनोग्लिसराइड्स बन चुके हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, बाइल साल्ट, ये मिल करके क्या बनाते हैं भाई? मिशेल का निर्माण करते हैं। ये बनता है मिशेल। अब मिशेल के रूप में जब ये बन चुका है, इन सबको मिलने से मिशेल का निर्माण हो चुका है,
तो इसका पहला अवशोषण होता है गट के एपिथेलियम में। ध्यान से सुनना बेटा, मिशेल का निर्माण होने के बाद इसका पहला अवशोषण होगा गट के एपिथेलियम, उपकला में। ये गट के एपिथेलियम में अवशोषण होगा और इसके बाद सेकंड जो अवशोषण होगा लैक्टियल में, सेकंड अवशोषण होगा लैक्टियल में। किस रूप में होगा? काइलोमाइक्रोन के रूप में होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनना। यह है मिशेल, मिशेल के फॉर्मेशन के बाद यहां पर ट्राइग्लिसराइड्स प्रोटीन की कवरिंग ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, ट्राइग्लिसराइड्स, यह है ट्राइग्लिसराइड्स प्रोटीन की कवरिंग ले लेते हैं। ऊपर क्या है? प्रोटीन का खोल, और इन दोनों को मिलने से बना काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में कहां गया? लैक्टियल में। लैक्टियल कहाँ है भाई? लिम्फ कैपिलरी में, लैक्टियल में, और यहां से ये ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। इस तरह से पहला अवशोषण मिशेल के रूप में उपकला, गट की उपकला में या एपिथेलियम में, दूसरा लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल में। इस तरह से वसा का जो है पाचन होता है। और वसा के पाचन के बाद अब हम वसा में घुलनशील भोजन के कण या अवयव जो होते हैं वो किस तरह से ब्लड में मिलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, वसा में घुलनशील भोजन विटामिन जैसे कि ए, डी, ई, के व काइलोमाइक्रोन, ये क्या करते हैं? लिम्फ कंटेनिंग लिम्फ कैपिलरीज में अवशोषित किए जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ब्लड में पहुंचते हैं। क्लियर है? समझ में आया? वसा में घुलनशील भोजन के अवयव विटामिन ए, डी, ई, के व काइलोमाइक्रोन ये अवशोषित किए जाते हैं लिम्फ कंटेनिंग लिम्फ कैपिलरीज में और लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड में मिला दिए जाते हैं। अब है जो कि वाटर सॉल्युबल फूड है। वाटर सॉल्युबल फूड व विटामिन बी, सी रक्त कोशिकाओं में अवशोषित किए जाते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन से लीवर में जाते हैं और लीवर से ब्लड में मिल जाते हैं। इस तरह से वसा का पाचन होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपने प्रोटीन, वसा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, इनका न्यूक्लिक एसिड्स का पाचन पढ़ा है, अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस।